हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे हैं। आपकी जो तैयारी है अच्छे तरीके से चल रही थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उनको बताया हमारे चैनल पर आपकी यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 की आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल में जो बेल आइकन देगा साथ ही उसको भी ऑन कर लेंगे। आप क्लास का समय देखिए, जीके जिसकी जो क्लास है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है आपको दोपहर को 2 बजे कर दी गई है। और आपकी हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको डेली बेसिस पर चैनल पर देखने को मिलता है। क्लासेस का शेड्यूल आपको याद करके रखना है। इसी टाइम पर क्लासेस से जो टाइम पर तैयारी को जो है पूरा होगा कंप्लीट करना है। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई कोई है, तो आप आके इंस्टाग्राम पर पूछ के क्लियर कर सकते हैं। परीक्षा के शिक्षण का इंस्टाग्राम का जो पेज है नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट। देखिए दोपहर, चलिए तो क्लास को स्टार्ट। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों का जो लिंक है आपका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। टेलीग्राम पे आपको क्या डेली बेसिस जो क्लास का अपडेट है आपको देते हैं, जो आपका एग्जाम का अपडेट है वो भी आपको पे दिया जाएगा। तो आप लोग यहाँ से जुड़े रहिएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले जिस टाइम तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों का शेयर कर देंगे। जिस टाइम तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा, अटेंशन कर देगा। 114 नंबर है। अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या बताइए। अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो देखिए, अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का सही अर्थ होता है आपका स्वावलंबी होना। स्वावलंबी होना जो आपका ये ऑप्शन दिएगा साथ ही आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा स्वावलंबी होना। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 115 नंबर। आइन प्रत्यय लगाकर बनाया गया शब्द है कौन सा। आइन प्रत्यय लगाकर बनाया गया शब्द कौन सा है यहाँ पे। तो देखिए, आइन प्रत्यय लगाकर बनाया गया शब्द आपका यहाँ पे देखा जाएगा तो यहाँ पे तेलिन दिया गया, यहाँ पे इन प्रत्यय है। धोबिन में इन प्रत्यय, सुराइन में इन प्रत्यय, ओझाइन ओझाइन में आपका इन आइन प्रत्यय लगेगा। ठीक है, ओझाइन में आपका आइन प्रत्यय है, तो जो आपका डील अभी कब देगा साथियों 115 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओझाइन ओझ प्लस आइन में आपका ओझाइन प्रत्यय लगेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका है 116 नंबर। क्या देगा, औनत। औनत, औनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है कौन सा बताइए। औनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। तो औनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग देखा जाएगा तो यहाँ पे अ उपसर्ग लगाए, जो आपका सील विकल्प देगा साथ ही 116 पे राइट आंसर होगा। ठीक है, औनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग जो है आपका अ उपसर्ग लगा है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 117 नंबर है। बताइएगा, चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा। चांदनी चौक, तो चांदनी चौक में अगर संज्ञा की बात करें आपके यहाँ पे क्या है, एक जगह का नाम है, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है, किसी स्पेसिफिक चीज का नाम है। ठीक है, किसी एक जगह का नाम है, तो चांदनी चौक क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला आपका साथियों है 198। मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इसमें कौन सा विशेषण है। मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इसमें कौन सा विशेषण है। तो इसमें विशेषण देखा जाएगा तो आपका परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, जो आपका दिया गया पे बेला विकल्प आपका क्या बोला है, जीवन भर सुख भोगता रहा, तो इसमें आपका परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। चलिए 119 नंबर बताइएगा आंसर। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं बताइए। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के जो नाम अक्षरों के जो नाम है किस लिंग में होते हैं। वर्णमाला के अक्षरों के नाम जो है किस लिंग में होते हैं अपवाद को छोड़कर ना। तो इसका राइट आंसर आपका जो है पुल्लिंग में जो आपका दिया गया पे मतलब पहला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। क्लियर है सभी को। तो अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम जो है पुल्लिंग में होते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे आपका 120 नंबर। बताइएगा आंसर का, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है। तो आपका आंसर खड़ी बोली से, जो आपका दिया गया डील ऑप्शन आपका आंसर। ठीक है, मानक हिंदी का विकास जो आपका खड़ी बोली से हुआ है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका है
121 नंबर, शायद मैं भी, वाक्य है कैसा बताइए, शायद मैं भी। तो शायद मैं भी, यह वाक्य आपका हो जाएगा साथियों संदेहवाचक वाक्य जो आपका दिया गया, ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, शायद मैं भी, ये आपका संदेह में है, यानी कि संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका है 122 नंबर। किसी शब्द के समान, किसी शब्द के समान अर्थ बताने वाले शब्दों का बोध कराने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसी शब्द का समान अर्थ बताने वाले, ठीक है, किसी शब्द का समान अर्थ बताने वाले शब्द का बोध कराने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों समता सूचक चिन्ह का जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा। किसी शब्द के समान अर्थ बताने वाले शब्द को जो है बोध कराने के लिए जो है समता सूचक चिन्ह का जो है प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 123 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कृपा का बहुवचन रूप क्या होगा बताइए? कृपा का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? तो देखिए कृपा का बहुवचन रूप अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा साथियों कृतज्ञता, जो आपका दिया गया डी विकल्प साथी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, कृपा का बहुवचन रूप होगा कृतज्ञता हो जाएगा, जो आपका डी ऑप्शन दिए गए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 124 नंबर। मैं स्वयं चली जाऊंगी वाक्य में रेखांकित पद किस प्रकार, किस सर्वनाम में बताइए? मैं स्वयं चली जाऊंगी वाक्य में रेखांकित पद किस प्रकार का सर्वनाम है? तो इसमें जो सर्वनाम है साथी आपका है संबंध बोधक, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। मैं स्वयं चली जाऊंगी, स्वयं जो आपका कैसा है, अच्छा स्वयं बोला है ना, तो स्वयं बोला है तो आपका निजवाचक में आएगा, स्वयं आपका निजवाचक में आएगा। ठीक है, इसको सही कर लीजिए, स्वयं आपका जो है निजवाचक में आ जाएगा। ठीक, क्लियर है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ए विकल्प सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। मैं स्वयं चली जाऊंगी वाक्य में रेखांकित पद जो आपका निजवाचक में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में 125 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या देगा? ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा वर्ड आपका स्पर्श संघर्षी है? ठीक है, कौन सा वर्ड आपका स्पर्श संघर्षी है? तो स्पर्श संघर्षी अगर देखा जाएगा स्पर्श संघर्षी ना, तो देखिए स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा वर्ड आपका स्पर्श संघर्षी होता है? तो यहाँ पे जो झ दिया गया है आपका स्पर्श संघर्षी व्यंजन में आएगा। ठीक है, च वर्ग के जितने भी वर्ड आते हैं आपके स्पर्श संघर्षी में जाएंगे। ठीक है, तो झ आपका जो यहाँ पे दिया गया है आपका स्पर्श संघर्षी में आएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन में 126 नंबर है, वर्णमाला में ग को माना जाता है कैसा बताइए? वर्णमाला में ग को माना जाता है क्या? तो वर्णमाला में ग को जो आपका संयुक्त व्यंजन माना जाता है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, क्लियर है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 127 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है? ठीक है, कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है? तत्सम शब्द कौन सा नहीं है ना, तो यहाँ पे जो दिया गया है तत्सम शब्द आपका ने है, ने आपका तत्सम शब्द नहीं है, जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नख नग्न क्षमा आपके तत्सम शब्द है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 128 नंबर है, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है साथियों आपका, एक मिनट, क्रिया के संबंध का बोध होता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है ना, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है करण कारक कहा जाता है, अपदान नहीं कहा जाता है। ठीक है, उसे जो है परक कहा जाता है, जो आपका सेल विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में?
वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होगा उसे जो है करण कारक कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए साथियों 129 नंबर, कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद होता है बताइए। कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? तो यहाँ पे अवकाश बोधक दिया गया, निश्चय बोधक दिया गया है, नित्यातर बोधक दिया गया और नाम बोधक दिया गया ना। तो आपका जो दिया गया यहाँ पे नाम बोधक, तो नाम बोधक जो आपका संयुक्त क्रिया का भेद नहीं होता है, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प साथी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में चलिए। देखिए अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के 11 मुख्य भेद होते हैं। आरंभ बोधक, अवकाश बोधक, समाप्ति बोधक, अनुमाति अनुमाति बोधक, नित्याता बोधक, आवश्यकता बोधक, निश्चय बोधक, इच्छा बोधक, अभ्यास बोधक, शक्ति बोधक, पूरा तंत्र बोधक क्रिया के ये आपके भेद होते हैं, ठीक है। लेकिन नाम बोधक जो आपका क्रिया का संयुक्त क्रिया का भेद नहीं होता, ठीक है। चलिए, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, वाक्य में काल का भेद पहचाने, ठीक है। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, वाक्य में काल का भेद क्या हो जाएगा? तो आपका देखिए प्रेरणा स्टूडियो जाएगी यानी कि सामान्य भविष्य काल है, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, आपका है 131 नंबर, जो शब्द लिंग वचन तथा काल के अनुसार नहीं बदलते उन्हें क्या कहते हैं बताइए। जो शब्द लिंग वचन तथा काल के अनुसार नहीं बदलते उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहा जाता है आपको अविकारिक शब्द। जो आपका दिया गया यहाँ पे बेल विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। जो शब्द लिंग वचन तथा काल के अनुसार नहीं बदलते उन्हें आपका अविकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 132 नंबर, 1+1 अकाएक शब्द में कौन सी संधि बताइए। 1+1 शब्द में कौन सी संधि है हमको ये बताना, ठीक है। अकाएक में कौन सी संधि है? 1+1 अकाएक शब्द में कौन सी संधि है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों वृद्धि स्वर संधि। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प साथियों आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। यहाँ पे अ प्लस ए मिलकर किस में परिवर्तित हो रहे हैं? आपका आई में परिवर्तित हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? वृद्धि स्वर संधि हो रहा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका है 133 नंबर, दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। ऊपर की ओर आना, ऊपर की ओर आना के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो ऊपर की ओर आना के लिए एक शब्द आपका देखा जाएगा तो यहाँ पे ऊर्ध्वगामी हो जाएगा, ठीक है। ऊपर की ओर आना यानी कि ऊर्ध्वगामी होता है। जो आपका दिया गया टी विकल्प आपका राइट आंसर, ऊपर की ओर आना वाक्यांश के लिए एक शब्द का ऊर्ध्वगामी हो जाएगा। अगला आपका 34 नंबर 134 का देगा नस्वर शब्द का विलोम क्या बताइए। नस्वर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो नस्वर शब्द का विलोम अगर देखा जाएगा साथियों तो नस्वर का विलोम आपका हो जाएगा साथियों शाश्वत, ठीक है। क्लियर है? नस्वर का विलोम आपका शाश्वत होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपका है 135 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का कंदरा, कंदरा का प्रयोज्य शब्द बताइए, ठीक है। कंदरा का प्रयोज्य शब्द क्या हो जाएगा? देखिए कंदरा के प्रयोज्य शब्द की अगर बात की जाएगी तो कंदरा का प्रयोज्य शब्द यहाँ पे ग्रवर। क्लियर है? गहवर जो आपका कंदरा का प्रयोज्य शब्द हो जाएगा, ठीक। क्लियर से इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, आपका 136 नंबर, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा साथियों। राइट आंसर उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ है, ठीक है। आंख का अंधा गांठ का पूरा, ठीक है। आंख का अंधा गांठ का पूरा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ आपका हो जाएगा साथियों मूर्ख धनी, ठीक है। क्लियर है को? आंख का अंधा गांठ का पूरा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? मूर्ख वान धनी, ठीक है। चलिए तो आपका जो दिया गया सी विकल्प आपका राइट धनवान मूर्ख होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़े आपका 137 नंबर, वे रहीम नर धन्य है, वे रहीम धन क्या है? वे रहीम नर धन्य है पर उपकारी अंग वाटन बाटे को लगे जो मेहंदी को रंग। इस उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार पूछा है हमसे, ठीक है। वे रहीम नर धन्य है पर उपकारी अंग बाटन बाटे को लगे जो मेहंदी को रंग। तो इसमें जो आपका लगा है साथियों यमक अलंकार लगा है, जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में।
चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। आपका 138 नंबर, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर निम्न में से अधर शब्द का अनिर्घातिक शब्द का बताइए। अधर शब्द का अनिर्घातिक शब्द क्या होगा? देखिए अधर शब्द का अनिर्घातिक शब्द का देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, अधर का अनिर्घातिक शब्द का अंतरिक्ष हो जाएगा, जो आपका सी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 139 में, बताएंगे राइट आंसर का दिए गए शब्द युग्म का अर्थ बताइए। ठीक है, ज्ञात कीजिए। अणु और अणु, तो एक अणु का अर्थ क्या हो जाएगा? तो एक अणु का अर्थ हो जाएगा बाद में, एक अणु का अर्थ होगा बाद में, एक अणु का अर्थ होगा कण। ठीक है, तो बाद में और कण। अणु और अणु का अर्थ क्या हो जाएगा? ठीक है, तो एक अणु का अर्थ होगा बाद में या तो पीछे, एक अणु का अर्थ हो जाएगा आपका कण। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 140 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध वाक्य? ठीक है, चलिए शुद्ध वाक्य का चयन करना है हमको यहाँ पे। तो शुद्ध वाक्य कौन सा यहाँ पे? तो तुम्हारे को मुझसे क्या लेना देना। ठीक है, तुम्हारे को मुझसे क्या लेना देना, वह घोड़े के ऊपर बैठा है। शुद्ध वाक्य हमको चुनना है ना। वह पत्र लिखने को बैठा है, इन दोनों घरों के बीच एक दीवार है। तो तुम्हारे को मुझसे क्या लेना देना। शुद्ध वाक्य अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे जो दिया गया है शुद्ध वाक्य हो जाएगा आपका यहाँ पे, वह घोड़े के ऊपर बैठा है। वह घोड़े पर बैठा है, घोड़े के ऊपर बैठा है। तो यहाँ पे तो मुझे कोई भी ऐसा लग नहीं आएगा कोई भी वाक्य शुद्ध है, लेकिन जहां तक लगे वह घोड़े के ऊपर बैठा है, ये वाक्य आपका एक बार के लिए शुद्ध हो सकता है। तुमको मुझसे क्या लेना देना होगा। ठीक है, तुमको होगा, तुम्हारे नहीं होगा, तुम्हारे को मुझसे नहीं होगा, तुमको मुझसे क्या लेना देना होगा। ठीक है, वो पत्र लिखने को बैठा है, वह पत्र लिखने को बैठा, वह पत्र लिखने को बैठा। इन घरों के बीच में एक दीवार है, इन दोनों घरों के बीच में, इन घरों के बीच में एक दीवार है। ठीक है, नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका अर्थात शिव भगवान की बात हो रही है, वाक्यांश के लिए कौन सा समास है? तो यहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। चलिए तीसरा पद प्रधान में का बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, आपका है 147 नंबर, उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जलों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? ठीक है, उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। तो उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो यहाँ पे जो रस लगाया साथी आपका है भयानक रस है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प साथी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 148, हम बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, एक नदी इरावती निबंध के लेखक, एक नदी इरावती निबंध के लेखक कौन है? तो एक नदी निबंध, सॉरी एक नदी इरावती निबंध के लेखक की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर होगा कुबेर नाथ राय। ठीक है, एक नदी इरावती निबंध के लेखक आपके यहाँ पे कुबेर नाथ नया हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, एक नदी इरावती निबंध के लेखक। ठीक है, तो कुबेर नाथ राय जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका राइट। अगला है आपका 49 नंबर, 149 नंबर, मैथिली गुप्त की कौन सी रचना जो है राम कथा पर आधारित है? बताइए।
तो इसका एड्रेस आपका साथियों साकेत जो आपका दिया गया यहाँ पे डील विकल्प आपका एड्रेस, ठीक है। साकेत जो है मधेश्वर गुप्त की रचना है जो कि रामकथा पर आधारित है, ठीक है। अगला आपका 150 नंबर बताइएगा एड्रेस पर निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। तो इसका एड्रेस आपका साथियों मन्नू भंडारी जो आपका दिया गया शील विकल्प साथियों आपका एड्रेस होगा, ठीक है। मनु भंडारी उपन्यासकार है जो कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हैं, जो आपका शील विकल्प देगा साथ ही आपका एड्रेस है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आप जो क्लास आती है अच्छी लगे, अच्छी क्लास को लाइक कर दे, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो कमेंट में अपनी लाइक क्लास जो आपको क्लास कैसी लगी। बाकी आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई तो आप हमें पूछ लेंगे, आप उसका उत्तर आपको हम दे देंगे, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।